हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मार्शियल लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशन पर फंडामेंटल राइट्स कैसे अफेक्ट होते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो मार्शियल लॉ है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 34 में उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 34 क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस को प्रोवाइड कराता है जब, ठीक है, वाइल मार्शियल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया, जबकि क्या हो, मार्शियल लॉ को इन्फोर्स किया गया हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी एरिया में जब क्या किया गया हो, मार्शियल लॉ को फोर्स किया गया हो, मार्शियल लॉ लगाया गया हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस एरिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 34 में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसमें कि जो आर्टिकल 34 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि क्या है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, जो कि कोई भी ऐसा काम कर रहा हो जिससे कि जहाँ पर मार्शियल लॉ लगा हुआ है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है या रीस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर कर रहा है उस जगह पे, तो पार्लियामेंट क्या करती है, उसको एम्पावर करती है और उसको क्या करती है कि उसको उस चीज़ के लिए क्या है, उसके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा, क्या है, जहाँ पर मार्शियल लॉ लगाया गया है वहाँ पे अगर ये क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ कर रहे हैं या रीस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनके जो भी काम होते हैं, जो भी फंक्शंस वो इस चीज़ के लिए करते हैं, उन सबको क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा क्या की जाती है, उनके एक्शंस को माफ़ किया जाता है, ठीक है, उनके लिए उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी जाती है, जिसके चाहे वो कोई भी फंक्शन करे, ठीक है, किस चीज़ के लिए, जो जहाँ पर जिस एरिया में मार्शियल लॉ लगाया गया है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को अगर वो रीस्टोरेशन के लिए काम कर रहे हैं या उसके मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं तो क्या है, उनके सारे फंक्शंस को वैलिड माना जाएगा, सारे फंक्शंस को क्या है, उनको क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा उस चीज़ के लिए एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, forfeiture ordered और अदर एक्ट्स डन अंडर द मार्शियल लॉ इन सच एरिया। ये कहा गया है कि जहाँ पर भी क्या हो, जिस एरिया में मार्शियल लॉ लगाया गया है तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा या जो आर्मी के पर्सन हैं, ठीक है, जो आर्मी के पर्सन हैं उनके द्वारा अगर कोई भी सेंटेंस पास किया जाता है या कोई भी पनिशमेंट जो कि नहीं दिया जाना था या फिर जो क्या है बहुत गलत पनिशमेंट है अगर उसको भी दिया जाता है या फिर क्या है कोई ऑर्डर क्या है, जब्त करने का ऑर्डर दिया गया है किसके द्वारा, जो कि क्या है, मिलिट्री है उसके द्वारा, तो क्या है, इस चीज़ को पार्लियामेंट के द्वारा वैलिडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सब जो किया जा रहा है वो किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, रीस्टोरेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर और मेंटेनेंस के लिए उस एरिया में किया जा रहा है, मार्शियल लॉ इसलिए लगाया गया है। स्टूडेंट, जैसे इसमें एक पॉइंट पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या है, अभी तक इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है, एक बार भी मार्शियल लॉ नहीं लगाया गया है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, तो उसमें क्या था, जब 13 अप्रैल 1990 को
जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें यही मार्शल लॉ लगाया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब सब लोग क्या थे, अमृतसर में एक जगह सब लोग इकट्ठा थे जलियांवाला बाग में, तो उनको क्या कर दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। हजारों लोगों पर जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी गई, ठीक है। और ये कहा गया उनसे कि आपने क्या किया है, आपने जो ये मार्शल लॉ है इसको वॉयलेट किया है। स्टूडेंट, जो ये मार्शल लॉ होता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें क्या होती हैं, जो मिलिट्री होती है उसको क्या दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी उनको क्या दिए जाते हैं, राइट्स दे दिए जाते हैं, उनको पावर्स दे दी जाती हैं। वो चाहें तो किसी भी पर्सन को क्या कर दें, डायरेक्टली गोली से उड़ा दें, ठीक है, किसी को भी मार दें, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्शल लॉ एप्लीकेबल है किसी भी एरिया में तो सारा रूल क्या है, उस टाइम पे मिलिट्री के पास चला जाता है, ठीक है। और इसी मार्शल लॉ को क्या कहा जाता है, मिलिट्री रूल भी कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है, अभी तक क्या है, एक बार भी मार्शल लॉ इंडिया में इम्पोज नहीं किया गया है। सिर्फ क्या है, जब भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो नेशनल इमरजेंसी बस लगाई गई है एक बार, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आई थी। लेकिन मार्शल लॉ को अभी तक इंडिया में क्या है, एप्लीकेबल नहीं किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ही, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब मार्शल लॉ लगता है तो उस टाइम पे क्या होगा, कोई भी फंडामेंटल राइट क्या होगा, उसका इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता है। सारे फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है अंडर आर्टिकल 34। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जिस एरिया में जहाँ पर भी मार्शल लॉ लगाया गया है वहाँ पर सारे फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। स्टूडेंट, जो ये मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट है उसको कहाँ से लिया गया है, उसको इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया गया है, ठीक है। द मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है कि जो ये एक्सप्रेशन है मार्शल लॉ, इसको क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और जो मार्शल लॉ है इसका मीन्स क्या है, मिलिट्री रूल है, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि जो एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है उसको क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इस बेसिस पर कि वो क्या कर रहा है, किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। The act of indemnity made by the parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights। ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बनाया गया है, जो क्षतिपूर्ति का जो एक्ट बनाया गया है, क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया गया है, उसको क्या है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए क्या है, इस ग्राउंड पे कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उनसे वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो इस बेसिस पर किसी भी कोर्ट में इस लॉ को, जो ये एक्ट है, जो एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है, इसको क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया है, ठीक है। और मार्शल लॉ मीन्स सिंपली स्टूडेंट क्या होता है कि जब सारी पावर किसके पास चली जाए, मिलिट्री के हाथ में चली जाए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उसका भी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानी जाएगी। सारे लॉज जो ऑर्डिनरी लॉ हैं उनका क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, और जो भी मिलिट्री कहेगी वही किया जाएगा, ठीक है। और क्या किया जाता है, सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। जिस भी एरिया में क्या है, मार्शल लॉ इंडिया में लगाया गया है वहाँ पर उस एरिया में सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
जबकि स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर नेशनल इमरजेंसी की भी सिचुएशन होती है तो उसमें भी क्या है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तो हमारे पास क्या है, रहते ही हैं सिटीज़न के पास। चाहे कुछ फंडामेंटल राइट्स को, अदर फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, उनको कर्व कर दिया जाता है, लेकिन तब भी नेशनल इमरजेंसी जब देश में लगाई जाती है तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि ये दो राइट्स आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या हैं, हमारे पास रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये मार्शियल लॉ इतना डेंजरस है, इतनी आर्बिट्ररी पावर ये मिलिट्री को दे देता है कि इसमें क्या है, सिटीजन्स के पास, हमारे पास एक भी फंडामेंटल राइट नहीं बचता है। ठीक है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा, वॉयलेट कर दिया जाएगा, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर क्या है जिस भी एरिया में, और मार्शियल लॉ स्टूडेंट्स क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है ताकि क्या किया जा सके, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, it refers to a situation where civil administration is run by the military authorities according to their own rules and regulations framed outside the ordinary law। जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि जो ये मिलिट्री रूल होता है, जो ये मार्शियल लॉ है, इसको जनरली क्या कहा जाता है, मिलिट्री रूल कहा जाता है। और जब इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में क्या है, जब मार्शियल लॉ को इन्फोर्स कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उस एरिया का, वो किसके द्वारा चलाया जाता है, मिलिट्री अथॉरिटीज़ के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो क्या है, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा चलाया जाता है, जो मिलिट्री की अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। जैसा भी वो चाहें, जैसे भी उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हो। क्या कहा गया है, रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी रूल्स या रेगुलेशन बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया है वहाँ पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री के द्वारा किया जाता है। जो कि क्या होते हैं, ऐसे लॉ होते हैं, ऐसे रेगुलेशन होते हैं जो कि ऑर्डिनरीली लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, उनसे हटकर इनके अपने अलग लॉ होते हैं। तो स्टूडेंट हम ये समझ रहे हैं मार्शियल लॉ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। इसमें क्या हो जाता है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स का उसकी पूरी अथॉरिटी हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा, जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उस प्लेस के, वो क्या हैं, उस पार्ट के इंडिया के, वो सब क्या हो जाएंगे, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जो सारा रूल है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा चलाया जाएगा, जो मिलिट्री अथॉरिटी है उनके द्वारा चलाया जाएगा। मार्शियल लॉ जब अप्लाई किया गया है किसी भी पार्ट में तो। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल टू द आर्म्ड फोर्सेस। ये कहा गया है कि जो ये मार्शियल लॉ लगाने की जो वो है, मार्शियल लॉ जो लगाया जा रहा है, या जो किसी भी टेरिटरी में, किसी भी पार्ट में इंडिया के जो मार्शियल लॉ को इम्पोज किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो आर्म्ड फोर्सेस से क्या है, वो अलग है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो मिलिट्री लॉ लगाया जाता है उससे ये क्या है, मार्शियल लॉ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो अभी हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं इंडिया की, उनका क्या होता है, अलग से अपने ट्रिब्यूनल होते हैं और अलग से उनका क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है, अलग से उनकी जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है, जहाँ की अगर कोई एम्प्लॉई क्या करता है, सही से अपनी ड्यूटी को नहीं करता है तो उसके लिए उसके ऊपर क्या है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया जाता है या उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो मार्शियल लॉ है ये क्या है, वो मिलिट्री लॉ से अलग है, जिसको कि एप्लीकेबल किया जा रहा था आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ठीक है,
There is also no specific or express provision in the Constitution that authorizes the executive टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक क्या है, कोई भी ऐसा अलग से जो है एक्सप्रेस्ड प्रोविज़न नहीं बनाया गया है जो कि ये बताए कि क्या है, मार्शल लॉ कब लगाया जाना चाहिए। ठीक है, मार्शल लॉ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, जो कि ये बताते हों कि उसके डिक्लेरेशन को क्या बताते हों कि कब हमने मार्शल लॉ डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्या है, प्रोविज़न नहीं बनाए गए हैं, स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बनाए गए हैं जो कि जहाँ पे कि जिसमें एग्जीक्यूटिव इस चीज़ के लिए ऑथराइज हो कि इस कंडीशन में वो क्या करे, मार्शल लॉ को डिक्लेयर करे। ऐसे कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ के रिगार्डिंग नहीं बनाए गए हैं जो ये बताएं कि इनका इम्पोजिशन कब किया जा सकता है या किस पार्ट में किया जा सकता है। इस रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं है। However, it is implicit in Article 34 under which martial law can be declared in any area within the territory of India। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 34 है वो क्या है, वो उसमें क्या है, खुद ही ये चीज़ निहित है, खुद ही ये चीज़ छिपी हुई है कि जब आर्टिकल 34 जो है लगाया, आर्टिकल 34 इस चीज़ को बताता है कि क्या है, इंडिया की टेरिटरी में किसी भी एरिया में क्या है, मार्शल लॉ को लगाया जा सकता है। इस चीज़ को कौन बताता है, इस चीज़ को आर्टिकल 34 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 34 के अंदर ये प्रोविज़न किया गया है कि जो मार्शल लॉ है उसको इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी एरिया में डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द मार्शल लॉ इज़ इम्पोज्ड अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रेबिलियन, राइट और एनी वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ। स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है कि मार्शल लॉ को कब इम्पोज किया जाता है, ये सिचुएशंस बताई गई हैं। स्टूडेंट, मार्शल लॉ को क्या है, किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में इंडिया की किसी भी टेरिटरी में नहीं लगाया जाता है। मार्शल लॉ को क्या है, तब लगाया जाता है जब क्या हो, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हों। ठीक है, जैसे कि वॉर हो रहा हो, इन्वेजन हो रहा हो, ठीक है, इंसरेक्शन हो रहा हो या रेबिलियन हो रहा हो, जैसे कि या फिर रायट हो रहे हो या फिर क्या हो, कम्युनलिज्म रायट हो रहे हैं, लोग क्या है कि एक दूसरे को मार रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वायलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है, किसी भी लॉ को क्या है, उसको वायलेट करने के लिए क्या है, उसको वॉइड करने के लिए, उसके क्या है अपोजिशन में, किसी भी लॉ के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, वायलेंट रेजिस्टेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बहुत ही वायलेंट जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो तब क्या है, इंडिया की उस पार्ट पर ही मार्शल लॉ लगाया जाता है, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे वॉर है, इन्वेजन है, या क्या है, रेबिलियन हो रहा है कहीं पे बहुत ज़्यादा, या फिर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, मार्शल लॉ को उस प्लेस पर क्या कर दिया जाएगा, इम्पोज कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे क्या है, इसका मेन जो उद्देश्य है, जो एम है मार्शल लॉ को इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में इम्पोज करने का, वो ये है कि मार्शल लॉ के इम्पोजिशन से क्या होगा, वहाँ पे उस प्लेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेबिलियन हो रहा है या बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसीलिए क्या है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें सारी पावर्स किसके पास चली जाती है, मिलिट्री के पास चली जाती है, और ऑर्डिनरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, और जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे उसको भी हटा दिया जाता है। ठीक है, और जो सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मिलिट्री के हाथ में आ जाता है। ठीक है, Its justification is to repel force by force for maintaining or restoring order in the society। ये कहा जा रहा है कि ये जो मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, ये
यही अपना जस्टिफिकेशन देता है कि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्स, जो भी बार बार जो फोर्स लगाया जाता है मिलिट्री के द्वारा, जो बार बार क्या है जो किया जाता है कि क्या है वायलेंट उसको रोकने के लिए, जिसमें मिलिट्री की आर्बिट्रेरी पावर अपनी यूज़ की जाती हैं, तो वो क्यों किया जाता है, ताकि मेंटेन किया जा सके और रिस्टोर किया जा सके लॉ एंड ऑर्डर को उस सोसाइटी में। ठीक है, इसीलिए क्या है मार्शल लॉ का इम्पोजिशन किया जाता है। ठीक है, या मार्शल लॉ को लगाया जाता है किसी भी प्लेस में जहाँ क्या हो, बहुत ज़्यादा अशांति हो रही हो, दंगे भड़क रहे हों या फिर युद्ध हो रहा हो, तो क्या है उनके लिए क्या है, उनके वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कर दिया जाता है, मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शियल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज़ आर वेस्टेड विद द एबनॉर्मल पावर्स टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि क्या होता है, जब मार्शियल लॉ का ऑपरेशन किया जाता है, जब मार्शियल लॉ कहीं पे इम्पोज्ड होता है किसी एरिया में इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो क्या होता है उस टाइम पे जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ होती हैं उनको क्या दे दी जाती हैं, एबनॉर्मल पावर्स दे दी जाती हैं, असाधारण शक्तियां दे दी जाती हैं, ताकि वो क्या कर सकें, नेसेसरी स्टेप्स ले सकें, जिससे कि उस जगह पर, उस प्लेस पर जहाँ पर मार्शियल लॉ लगाया गया है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, इसीलिए। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शियल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ द हैबेस कॉर्पस। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो ये जब क्या होता है किसी भी एरिया में मार्शियल लॉ को लगाया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस एरिया में जितने भी सिटीज़न हैं उनके सारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपने एक डिसीजन में बताया कि जब मार्शियल लॉ लगाया गया है किसी भी एरिया में, ठीक है, अगर मार्शियल लॉ का डिक्लेरेशन कर दिया गया है इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी एरिया में, तो क्या है उससे क्या होगा, तब भी उस टाइम पे भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को क्या किया जा सकता है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को तब भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा कि जबकि सारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर दिया गया है, तब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप मार्शियल लॉ लगाते हैं, डिक्लेयर भी कर दिया है, तो उससे क्या होगा, ये जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है उसको सस्पेंशन नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी पर्सन मार्शियल लॉ की सिचुएशन में भी जो हैबेस कॉर्पस की रिट है, ठीक है, जो हमने अभी रिट का जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरे रिट्स का जो पूरा पढ़ा था कि ये 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, जिसमें से कि एक हेबेस कॉर्पस है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया कि अगर किसी भी एरिया में मार्शियल लॉ लगा हुआ है, तो तब भी उस कंडीशन में भी क्या है, हेबेस कॉर्पस की जो रिट है उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट में उसको इशू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, हेबेस कॉर्पस की रिट को सस्पेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, The declaration of a martial law under Article 34 is different from the declaration of a national emergency under Article 352. ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो मार्शियल लॉ है, जिसको कि हम अंडर आर्टिकल 34 स्टडी करते हैं, और जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 352. ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो क्या है, आर्टिकल 352 में किया गया है, और जो कि ये मार्शियल लॉ का प्रोविज़न है वो अंडर आर्टिकल 34 किया गया है। तो स्टूडेंट, ये कहा गया है कि मार्शियल लॉ का जो डिक्लेरेशन है वो क्या है, नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन से क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और स्टूडेंट, क्या है कि जो ये नेशनल इमरजेंसी जब एप्लीकेबल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर आर्टिकल 352 जब क्या है नेशनल इमरजेंसी एप्लीकेबल कराई जाती है इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन तब भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या हैं, हमारे पास रहते हैं, इंडियन सिटीज़न के पास रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये जो मार्शियल लॉ अगर एप्लीकेबल है अंडर आर्टिकल 34, तो
तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, या इंडियन टेरिटरी के उस पार्ट में क्या है जहाँ पर मार्शल लॉ को इन्फोर्स किया गया है, वहाँ पर उस पार्ट के सिटीज़न को कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा। उसके सारे फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस तो क्या है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों के बीच में नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। अभी आगे पढ़ते हैं। दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन द राइट्स ऑफ द सिविलियन, कैन पनिश द सिविलियन एंड इवन कंडेम दैम टू डेथ। ये कहा गया है कि इसमें क्या होता है, जो मिलिट्री रूल होता है मार्शल लॉ में, तो जो क्या कर सकते हैं, मिलिट्री की अथॉरिटी क्या करती है, जो वहाँ के सिविलियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स होते हैं उन पर क्या करती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, रेगुलेशंस लगाती है और उनको पनिश भी करती है। ठीक है, और यहाँ तक कि मिलिट्री रूल या मार्शल रूल में क्या है, ये मार्शल लॉ जब लगाया जाता है किसी भी प्लेस में इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो वो इतना खतरनाक होता है कि वो क्या है, किसी भी पर्सन को डायरेक्टली क्या है, मृत्यु दंड भी दे सकता है, डायरेक्टली कंडेम टू डेथ भी कर सकता है। ठीक है, ये कहा गया है। और ये सारी आर्बिट्रेरी पावर क्या हैं, मार्शल लॉ के अंडर मिलिट्री को उस टाइम पर दी जाती हैं। तो स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा कि मार्शल लॉ और उससे फंडामेंटल राइट्स के में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा जहाँ की ये अप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ये नेशनल इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352 और जो ये मार्शल लॉ है जिसको कि हमने आर्टिकल 34 में पढ़ा, इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जबकि मैंने आपको एक डिफरेंस तो बता ही दिया। क्या बताया मैंने एक डिफरेंस? मैंने ये बताया कि अगर इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में अगर मार्शल लॉ को लगाया गया है अंडर आर्टिकल 34, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के जो भी सिविलियंस होंगे, वहाँ के जो भी सिटीज़न होंगे उस पर्टिकुलर पार्ट के जहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है, उनके सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, सारे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया में, तो क्या होता है अंडर आर्टिकल 352, तो उसमें ये होता है कि उसमें जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो क्या हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ये दो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सिटीज़न के पास, सिविलियन के पास तब भी रहते हैं, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में भी रहते हैं। और स्टूडेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में आज तक क्या है, कभी भी मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जबकि नेशनल इमरजेंसी क्या है, 1975 से 1977 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में इम्पोज की गई थी, लगाई गई थी। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। तो अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।